हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हैं? और हमें आशा है आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, हमारे साथ साथ कर रहे हो ना। तो आज क्लास 7th में हम सोशल साइंस का चैप्टर रीड करेंगे। हम इसका एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, शायद 2 पार्ट हम रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने टाइड्स के बारे में पढ़ा था कि टाइड क्या होते हैं और इनके आने का क्या कारण है, टाइड्स क्यों आते हैं ओशियन में। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइड्स, यानी टाइड्स के कितने टाइप हैं। अब हम देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द वेव्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स। यानी कि अगर हम लहरों की हाइट के आधार पर इनको बांटें तो 2 टाइप्स होते हैं टाइड के। वो कौन कौन से हैं? स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। समझ में आया? 2 टाइप्स होते हैं। अब स्प्रिंग टाइड क्या है उसको हम देखते हैं। ऑन अ फुल मून एंड न्यू मून द सन, द मून एंड द अर्थ, ऑल द 3 लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। जब फुल मून होता है यानी पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के समय क्या होता है, जो मून, अर्थ और सन तीनों क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। सन, मून एंड अर्थ जब सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है, तो ये क्या करते हैं, ऑल द 3 इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में है। अब ड्यू टू combined gravitational pull of the sun and the moon, the tides of these days are higher. Such type of tide are known as spring tide. जब ये तीनों एक ही सीध में होंगे, ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है, तो ये क्या करेंगे, मून भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उस वाटर को अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचेगा तो बहुत ऊंची ऊंची वेव्स के साथ टाइड आएंगे। और ये जो ऊंचे वेव्स आती हैं टाइड की, वो क्या कहलाता है, स्प्रिंग टाइड कहलाता है। यानी ऊंची वेव्स जो होती हैं, जो कि पूर्णिमा के दिन होती हैं, वो स्प्रिंग टाइड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सन का भी लगता है और मून का भी लगता है वाटर पे, तो वो टाइड्स क्या कहलाते हैं, इन दीज डेज, यानी पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन ये हायर होती हैं वेव्स। सच टाइप ऑफ टाइड आर नॉन एज स्प्रिंग टाइड, तो ये स्प्रिंग टाइड कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकंड, नीप टाइड। When the gravitational pull of the sun and the moon act at right angles to the earth center, their forces of attraction act opposite to each other, resulting in a small rise of the ocean water. This type of tide is known as neap tide. यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब वेव्स कम होती है तो क्या होते हैं, नीप टाइड होते हैं। It happens when the moon in its first and third quarters is the 8th day after the full moon and the new moon. जब मून क्या होता है, हाफ क्वार्टर में आ जाता है। कब? अमावस्या के और पूर्णिमा के 7 या 8 दिन बाद अपने हाफ क्वार्टर में आ जाता है। हाफ क्वार्टर का मीन्स, जैसे ये मून है, मान लीजिए ये मून है, ये अर्थ है, सन है, तो ये अपने हाफ क्वार्टर में मीन्स यहाँ पर आ जाता है, या घूम कर इस जगह पर होता है, क्वार्टर है ना ये। तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सी स्थिति पैदा होती है, नीप टाइड की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन से अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर लो टाइड की स्थिति बनती है, नीप टाइड की स्थिति बनती है। तो कितने तरह के टाइप हमने रीड करे, और ये जो हमारा स्प्रिंग टाइड है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है, और नीप टाइड जो होता है इनके 7 या 8 डेज के बाद, जब मून अपनी हाफ क्वार्टर स्थिति में आता है, तब ये नीप टाइड बनते हैं ओशियन में। ठीक है, समझ में आ गया।
अब हम देखते हैं कि जो टाइड हैं ओशन में जो आते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व रखते हैं वो। टाइड्स मेक सम रिवर्स नेविगेबल फॉर ओशियन गोइंग वेसल्स ड्यूरिंग द हाई टाइड। द डेप्थ डेप्थ ऑफ वाटर एट द माउथ ऑफ द सम रिवर इंक्रीज। यानी जो कुछ रिवर्स जो ओशियन में जाके मिलती है ना, तो उनकी जो गहराई है जब ये टाइड आते हैं तो उनकी डेप्थ क्या है, इंक्रीज हो जाती है, गहराई ज़्यादा हो जाती है उन नदियों की उनके माउथ पर। और ये जो जहाज़ वगैरह इन पे चलते हैं, वेसल्स, मालवाहक जहाज है, नेविगेबल जो बोट्स वगैरह हैं, वो उनको क्या होता है ओशियन में फ्लो करने में यानी ओशियन में तैरने में मदद मिलती है। यानी वो कम फ्यूल से वो टाइड्स के द्वारा आगे बढ़ जाती है, उनका ईंधन कम जलता है। ठीक है, दिस हेल्प द शिप टू रीच द पोर्ट्स लोकेटेड ऑन दीज रिवर्स। और ये टाइड क्या करते हैं, उन शिप्स को हेल्प करते हैं पोर्ट्स तक पहुंचाने में जो कि उन रिवर्स के आसपास हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोलकाता पोर्ट ऑन रिवर हुगली एंड द लंदन पोर्ट ऑन रिवर थेम्स ड्यू टू दीज टाइड्स। इनमें से कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोलकाता में रिवर हुगली है, उसके नियर पोर्ट है, और इसी तरह से लंदन में रिवर थेमस के निकट एक पोर्ट है जिससे कि वो नेविगेबल हो जाता है उनका वाटर, और पोर्ट्स पर पहुंच जाते हैं शिप्स बिना किसी फ्यूल के जलाए। फ्यूल तो जलाना पड़ता है लेकिन कम फ्यूल लगता है उसमें। ठीक है, टाइड्स हेल्प टू क्लियर सेडिमेंट्स डिपोजिटेड ओवर ऑन देयर बेड्स एंड दस प्रिवेंट सिल्टेशन ऑफ हार्बर्स। जब टाइड्स आते हैं तो लंबी लंबी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठती है, तो क्या होता है जो सेडिमेंट्स होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं ओशियन बेड्स पर, वो क्या हो जाते हैं, वो डिपॉजिट्स क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। और जो प्रिवेंट सिल्टेशन, सिल्टेशन होती है कूड़ा कचरा, कूड़ा करकट जो हार्बर्स पे जमा हो जाता है बंदरगाह पे, वो सब साफ हो जाता है, बंदरगाह साफ हो जाते हैं जब टाइड्स आते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड द सैलाइन सी वाटर इज स्टोर्ड इन लो लाइन कोस्टल एरियाज। और हाई टाइड के दौरान जब सैलाइन वाटर जो होता है, सी वाटर, वो लो लाइन कोस्टल एरियाज में क्या हो जाता है, जो निचले इलाके हैं कोस्टल एरियाज उनमें भर जाता है सैलाइन वाटर। दिस सैलाइन वाटर इज स्प्रेड आउट इन द फील्ड्स एंड यूज्ड टू मेक कॉमन साल्ट। और फिर ये सैलाइन वाटर वहाँ फील्ड्स में फैला दिया जाता है और उससे कॉमन साल्ट बनाया जाता है यानी नमक बनाया जाता है। द फिशिंग इंडस्ट्री इज हेल्प बाय द रिदम ऑफ टाइड्स। और जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी टाइड्स के दौरान बहुत अच्छी चलती है। ड्यूरिंग हाई टाइड फिश कम नियर द कोस्ट। जब हाई टाइड आता है तो ओशियंस की जितनी भी फिशेज है ना, वो कोस्ट के पास आ जाती है, किनारे के पास। द फिशरमैन मोस्टली सेल आउट टू ओपन सी ड्यूरिंग लो टाइड्स एंड रिटर्न टू द कोस्ट विद हाई टाइड्स। तो फिशरमैन्स को मोस्टली जो जनरली तो सेल आउट करके जाना पड़ता है ओपन सी में लो टाइड्स के दौरान, लेकिन जब ये हाई टाइड होता है तो सभी जो फिशेज हैं वो कोस्ट के पास आके आ जाती है, इसलिए उनको फिशरमैन को फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत हेल्प मिलती है। द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल पावर स्टेशन have been set up in UK, कनाडा, फ्रांस एंड जापान। अब बेटा एनर्जी जो होती है ना हाई टाइड्स की, जो हाई टाइड्स जब आते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बहुत डैम्स बना लिए जाते हैं उस जगह पर कोस्टल एरियाज़ में, और वहाँ पर जो टरबाइन है वो फिक्स कर दिए जाते हैं और टरबाइन से फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये हाई टाइड्स, जो टाइड्स आते हैं ओशियन में, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम भी आते हैं। वहाँ पर टाइडल पावर स्टेशंस स्थापित करके और टरबाइन चला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यूके में, कनाडा में, फ्रांस एंड जापान में इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी किया जाता है। तो इस तरह से ये टाइड्स क्या हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंसी रखते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये इम्पोर्टेंस हमने टाइड्स की पढ़ी।
और अब हम आते हैं ओशियन करंट्स पर। ओशियन के बारे में ही हम रीड कर रहे हैं। पहले हमने वेव्स को रीड किया कि वेव्स कैसे आती है, क्या कारण है। उसके बाद हमने टाइड्स को पढ़ा। अब हम आते हैं करंट्स पे, ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स मीन्स, करंट्स का मीन्स होता है प्रवाह या धाराएं, ठीक है। तो ओशंस में ये करंट्स आते हैं, तो उसको हम समझते हैं क्या होते हैं ये करंट्स। लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशियन करंट्स। जो लार्ज स्केल पर जो मूवमेंट होता है वाटर का ओशियन के अंदर, और वो भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं कि पानी आधा इधर चला गया या आधा उधर चला गया, ऐसे नहीं। लार्ज स्केल पर जो वाटर का मूवमेंट होता है एक वो निश्चित डायरेक्शन में होता है, उसको हम ओशन करंट कहते हैं। ओशन करंट्स आर लाइक द रिवर्स इन द ओशियन। ओशन करंट इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो एक बड़ी नदी के समान होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन लेंथ एंड समटाइम 200 किलोमीटर वाइड। और ये करंट्स, ये स्ट्रीम्स इतनी बड़ी होती है कि लगभग कितने थाउजेंड ऑफ किलोमीटर लंबी और लगभग 200 किलोमीटर इसकी वाइड होती है, यानी चौड़ाई हुआ करती है। द वाटर इन अ करंट्स मूव एट स्पीड ऑफ 2 to 10 किलोमीटर पर आवर। और इन करंट्स में जो वाटर है, इन स्ट्रीम्स में, इन धाराओं में इस तरह से मूव करता है, इतनी स्पीड से मूव करता है। वो स्पीड क्या होती है? 2 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है जब ओशियन करंट्स आते हैं। ओशियन करंट कंटिन्यू चलते रहते हैं, आते नहीं हैं, वो कंटिन्यू ये चलते हैं। इफ द मास ऑफ वाटर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ओशियन इज ब्रॉड, और जब वाटर का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, मास ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, तो सरफेस ओशन इज ब्रॉड। जो ओशन का जो सरफेस होता है वो चौड़ा हो जाता है। स्लो एंड शेलो, उथला हो जाता है। इट इज टर्म इज ड्रिफ्ट, इट इज स्पीड एज 1 to 3 किलोमीटर पर डे। और इसकी जो स्पीड होती है पर डे 1 to 3 किलोमीटर से। देर आर 2 काइंड्स ऑफ करंट्स। अब कितने टाइप के करंट्स होते हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। कितने टाइप्स के करंट होते हैं ओशियन के। तो देखिए आप, सबसे पहला टाइप का करंट है वार्म करंट। आपके इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे अभी समझेंगे हम। वार्म करंट दैट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टुवार्ड्स द पोल्स। वार्म करंट जो होते हैं, यानी जो गर्म प्रवाह होते हैं, वो कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ पर होते हैं? इक्वेटर, एंड फ्लो टुवार्ड्स द पोल। और किसकी तरफ फ्लो करते हैं ये? पोल की तरफ। आप देखिए, और एक ये कोल्ड करंट्स, इसको भी पढ़ लेते हैं। कोल्ड करंट्स दैट ओरिजिनेट इन हाई लैटिट्यूड्स एंड फ्लो टुवार्ड्स द इक्वेटर। दोनों समझ में आए? वार्म करंट्स जो होते हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं हमारे? ये देखिए आप, ये वर्ल्ड का हमारा मैप है। ये 0 डिग्री पे हमारी कौन सी रेखा है? इक्वेटर। और इक्वेटर के आसपास का जो जोन होता है ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। तो इस एरिया, ये एरिया बहुत गर्म होता है इक्वेटर के आसपास का। तो यहाँ पर ओशियन में जो करंट होते हैं, यहाँ के जो करंट्स हैं वो क्या होते हैं? वार्म होते हैं, यानी गर्म पानी होता है ओशियंस का, इसलिए इनको वार्म करंट कहा जाता है। और यहाँ से किधर फ्लो करते हैं? जैसे ये इक्वेटर है, यहाँ से देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है वार्म करंट, जो रेड से दिखाया गया है, और कोल्ड करंट जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है। देखिए आप, ये पूरा जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, ये किसका है? ओशियंस हैं ये सारे ओशियंस हैं। ओशियंस जनरली हमारे इक्वेटर के नीचे है, साउथ में। ऊपर कम है, लैंड वाला हिस्सा ज़्यादा है ऊपर। देखो आप, येलो कलर में पूरा लैंड वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जो रेड कलर से दिखाए गए हैं वो वार्म करंट है, यानी इक्वेटर के पास से जो निकलता है पोल्स की तरफ। पोल्स हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो इक्वेटर से जो वार्म करंट है वो पोल्स की तरफ जाते हैं, यहाँ से निकल के नीचे आता है, यहाँ से निकल के इधर गल्फ स्ट्रीम वगैरह ये
जो वार्म करंट है पोल्स की तरफ जाते हैं। और जो कोल्ड करंट्स हैं यानी ठंडी धाराएं जो हैं वो कहाँ पर लैटिट्यूड में ओरिजिनेट होती है एंड फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर। और जो ठंडी धाराएं हैं जो पोल्स के पास से जनरेट होती है, ये जो हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, यहाँ से ये कोल्ड करंट्स जनरेट होते हैं। जैसे यहाँ से जनरेट हुआ साउथ इंडियन ओशियन से, और यहाँ से जनरेट होकर के ये इक्वेटर की ओर फ्लो करता है। यानी जो ये करंट्स हैं वो किस तरह से फ्लो करते हैं, कोल्ड करंट्स यहाँ से फ्लो करके यहाँ आगे बढ़ेगा, इक्वेटर के पास जाके ये भी क्या हो जाएगा, ये वार्म करंट में मिलेगा। तो दोनों वार्म करंट एंड कोल्ड करंट दोनों मिलकर के एक अलग स्थिति पैदा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से वार्म करंट चल रहा है, कुछ करंट्स हैं जो इनके नेम इसमें आपके दिए गए हैं, आगे पूरा उसका एक खाका दिया गया है आपका, उनके नेम हम पढ़ेंगे। तो ये करंट्स जो हैं इस तरह से फ्लो करते हैं। बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे। तो ये वार्म करंट कहाँ से फ्लो करेगा, आपको समझ में आया। वार्म करंट इक्वेटर के पास से फ्लो करता है, पोल की ओर दौड़ता है इसका पानी। और जो कोल्ड करंट है वो पोल्स से इक्वेटर की ओर चलते हैं। देखिए इनका डायरेक्शन बताया हुआ है आपको, ये यहाँ से फ्लो करता हुआ आगे बढ़ता है इक्वेटोरियल जाके, यहाँ से वार्म होकर के वापस, यानी ये अपनी डायरेक्शन में वापस मुड़ करके वहीं पर आ जाता है। इस तरह से स्ट्रीम्स चलती हैं, ये करंट्स हैं हमारे जो ओशन में ही चलते हैं। समझ में आया आपको। तो आज के लिए तो बस इतना ही रीड करेंगे, फिर हम कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।